नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही युवा सांसदों को नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करने का आह्वान किया। सरकार ने कहा वो मतदाता सूची के SIR अभियान और अन्य मुद्दों पर चर्चा की तैयार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने राज्यसभा की अध्यक्षता संभाली। सदस्यों से संविधान की रक्षा और मानदंडों का पालन करने को कहा। भारत में HIV संक्रमण में 32% और एड्स से संबंधित मौतों में 69% की कमी आई। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को 53 टन से अधिक राहत सामग्री सौंपी। और महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के दौरान युवा सांसदों को नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करने का आह्वान किया। सदन में जो पहली बार चुन करके आए या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है। अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। कोई भी दल हो, हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। श्री मोदी ने कहा कि शीतकालीन सत्र केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि ये भारत को विकास की ओर ले जाने के प्रयासों को बल देती है। सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच बाधित रही। इससे पहले लोकसभा ने मणिपुर माल और सेवा कर GST दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। विधेयक में GST के 5 और 18% के 2 नए स्लैब के अनुरूप मणिपुर में भी लागू करने का प्रावधान है। राज्यसभा में सभापति CP राधाकृष्णन ने सदस्यों से संविधान की मर्यादा बनाए रखने, स्थापित मानदंडों का पालन करने और संसदीय आचरण की सीमा का सम्मान करने का आग्रह किया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सभापति के रूप में पहली बार उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सांसदों का कर्तव्य है कि वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें। Every parliamentary device we use with sincerity becomes a step towards justice, equality and human dignity. Let us commit ourselves to ensuring that our actions inside this house reflect the aspirations of every farmer, every worker, every street vendor, every woman and youth and the poorest of the poor who look at the parliament with a lot of hopes. सभापति का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री राधाकृष्णन के मार्गदर्शन में सदन महत्वपूर्ण निर्णय लेगा और चर्चा करेगा। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से, राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही के बावजूद भी आपका यहाँ तक पहुँचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। विभिन्न दलों के नेताओं ने भी श्री राधाकृष्णन को सदन की सुचारू कार्यवाही के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन निष्पक्ष रहेंगे और विपक्ष तथा सत्ता पक्ष के साथ समान व्यवहार करेंगे। इट इज आवर फॉन्ड होप। हमें न सिर्फ ऐसा लगता है बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सदन के सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे महोदय। हमें पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष रहेंगे और विपक्ष तथा सत्ता पक्ष के साथ समान व्यवहार करेंगे। इन इक्वल मेजर्स।
सदन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर भी तीखी बहस हुई। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि सरकार एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष की मांगों पर विचार किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश में एचआईवी संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में 32% और एड्स से होने वाली मौत में 69% की कमी आई है। नई दिल्ली में विश्व एड्स दिवस समारोह में श्री नड्डा ने कहा कि बेहतर निदान, किफायती दवाओं और देश भर में बने एआरटी केंद्रों के माध्यम से भारत की एचआईवी से निपटने के प्रयासों में पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूती आई है। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति को परीक्षण और उपचार नीति के अंतर्गत आजीवन उपचार की सुविधा मिलती है, जिससे मृत्यु दर में काफी कमी आई है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए इस वर्ष 2035 नामांकन मिले हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य देश भर के लोक सेवकों के योगदान को मान्यता देना है। प्रधानमंत्री पुरस्कारों में एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि होगी। प्रोत्साहन राशि का उपयोग लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए किसी भी क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन या संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण में अब तक 50 करोड़ 83 लाख फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। इस चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण होना है। इनमें से 99.72% के फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। आयोग ने कहा है कि अब तक लगभग 40 करोड़ फॉर्म का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। पिछले वर्ष नवंबर की तुलना में इस वर्ष नवंबर में कुल सकल जीएसटी संग्रह 0.7% बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष इसी महीने की कुल सकल जीएसटी राजस्व 1,69,000 करोड़ रुपए थी। अक्टूबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 34,843 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी संग्रह 42,522 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत आईजीएसटी संग्रह 92,910 करोड़ रुपए और उपकर 4,006 करोड़ रुपए रहा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने देश की समुद्री शक्ति के महत्व पर जोर दिया है। पुणे में एक कार्यक्रम में एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युद्धपोत बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पोत निर्माण देश की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा देता है और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को पूरा करने के लिए युवाओं की कुशल भागीदारी जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में इंडिया एआई ने संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के सहयोग से महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी एआई समाधानों पर प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। स्वास्थ्य, वित्त, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और शिक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सफल और प्रभावशाली एआई समाधानों को लागू करने वाले नवप्रवर्तकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और क्षेत्र के विशेषज्ञों से ये प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने डीएलसी कैंपेन चौथे चरण के अंतर्गत 1,54 लाख से ज्यादा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए हैं। ये पहल विशेष रूप से सुपर सीनियर पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को आसान बनाने के लिए शुरू की गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत अब तक तूफान से प्रभावित श्रीलंका को 53 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री सौंपी है। श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के 2 जहाजों ने चक्रवात दितवा के बाद कोलंबो में 9.5 टन आपात राशन सामग्री सौंपी। वायुसेना के 3 विमानों को भी 31.5 टन राहत
सामग्री पहुंचाने के लिए तैनात किया गया है। इनमें टेंट, तिरपाल, कंबल, हाइजीन किट, खाने के लिए तैयार खाने की चीजें, दवाइयां और सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। नौसेना के जहाज सुकन्या पर 12 टन अतिरिक्त राहत सामग्री भेजी गई है। ऑपरेशन के अंतर्गत कई देशों के 150 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है और उनकी मदद की गई है। इधर दितवा तूफान धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। चेन्नई, पुदुचेरी, कोडालोर और नेल्लोर में तटों से इसकी न्यूनतम दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। इसके आज धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से तिरुवल्लुर और चेन्नई में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश हो सकती है। तूफान के अगले 12 घंटों के दौरान कमजोर पड़ने की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने रायलसीमा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पंजाब में शीतलहर की स्थिति रहेगी। असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में कुछ जगहों पर कोहरा छाया रहेगा। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब से खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 6 बजे तक क्षेत्र का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जिसे पर्यावरण अनुकूल होने की वजह से वाटर पॉजिटिव स्टेटस दिया गया है। इसकी यात्री क्षमता प्रति वर्ष 4 करोड़ से ज्यादा है। वाटर पॉजिटिव बनना, प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करना तथा पर्यावरण प्रबंधन के नजरिए से भविष्य में वैमानिकी क्षेत्र की आधारभूत संरचना के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना। सेंसेक्स 65 अंक की गिरावट के साथ 85,642 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 27 अंक गिरकर 26,176 अंकों पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर होकर अब तक के सबसे निचले स्तर 89 रुपए 55 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। सरकार ने आज कहा कि कई पाकिस्तानी अकाउंट्स द्वारा सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से इमरान खान को राजनीतिक बंदी के रूप में भारत भेजने का अनुरोध किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि पत्र में किए जा रहे दावे झूठे, निराधार और पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत का मुकाबला नामीबिया से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने 10 गोल की बढ़त बना ली है। प्रतियोगिता में पहली बार 24 टीम खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में कल भारत का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारतीय टीम बेहतर गोल अंतर के आधार पर तालिका में शीर्ष पर है। हांगकांग में हॉकी एशिया चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला मास्टर वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में 40 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में ओटीपी से जुड़े घोटालों को समझने और धोखेबाजों से अपने फोन को कैसे सुरक्षित रखें, इस पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अमित दुबे और डॉक्टर अनूप गिरधर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर 011-233-1048 011-2371717 और 011-2371706 तथा 011-233-14444 पर व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही युवा सांसदों को नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करने का आह्वान किया। सरकार ने कहा वो मतदाता सूची के SIR अभियान और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने राज्यसभा की अध्यक्षता संभाली। सदस्यों से संविधान की रक्षा और मानदंडों का पालन करने को कहा।
भारत में HIV संक्रमण में 32% और एड्स से संबंधित मौतों में 69% की कमी आई। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को 53 टन से अधिक राहत सामग्री सौंपी। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।